हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हम चार जो पॉइंट्स हैं वो हम पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो रिमेनिंग जो 5 जो कॉन्सेप्ट्स बच जाते हैं उन सारे 5 कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल के टॉपिक को। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में। तो अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, तो जो ये 9 कॉन्सेप्ट्स है इसमें से हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आज की इस वीडियो की हम स्टार्टिंग करते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करके। तो चलिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर परचेज प्राइस विच इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आप एसेट परचेज कर रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उस एसेट को जब आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे तो जितना उस एसेट्स को आप उसको रेडी टू यूज करने के लिए जितना भी पेमेंट करते हैं वो सारा का सारा जो है अमाउंट कॉस्ट में इंक्लूड होता है। सपोज कि आपने कोई एसेट जो है 50 लाख रुपीज में परचेज की है, 10,000 रुपये आपने स्पेंड किए उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए, 15,000 आपने स्पेंड किया है उसको उसमें कुछ रिपेयरिंग वगैरह करवाने के लिए, एंड 25,000 रुपीज आपने उस पर स्पेंड किया है इंस्टॉलेशन के लिए। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप इसमें रिकॉर्डिंग क्या करेंगे, उस एसेट की जो टोटल वैल्यू है 50 लाख रुपए न होकर उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस पेमेंट किए हैं, मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसके अलावा उसकी कुछ रिपेयरिंग वगैरह करवाई है, उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने जो मनी स्पेंड की है वो सारे के सारे उसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए उस एसेट की वैल्यू जो है 50 लाख 50 रुपी रह जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर विच हैज बीन पेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। मतलब क्या है कि जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि भी आपने जितना अमाउंट उस एसेट को परचेज करने के लिए आपने उसको यूज किया है, यानी कि जितना अमाउंट आपने स्पेंड किया है वही अमाउंट जो है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेंगे। आप ईयर टू ईयर उसको चेंज नहीं करेंगे। मीन्स कि आप हिस्टोरिकल नेचर का है, मान लीजिए आपने एसेट जो है वो परचेज किया, कोई भी एक कंपनी ने एक बिल्डिंग को परचेज किया मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपीज के अंदर। ठीक है। तो जब आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आप अकाउंट के अंदर हर साल यही अमाउंट शो करेंगे, चाहे उसकी एसेट्स की प्राइस के अंदर कितना भी चेंज आता रहे ईयर टू ईयर, आप उसको जो है कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो एसेट है वो सेम वैल्यू जो है शो करेगी अकाउंट्स में। इसके बाद जो है जो आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी इन रिकॉर्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इजिली वेरीफाइएबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट। हम ये जो है हिस्टोरिकल मेथड हम क्यों यूज करते हैं, इसका एक बेसिक रीजन यही है कि जब कोई भी आप एसेट परचेज करते हैं तो उस एसेट को परचेज करने के साथ आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि आपने जो एसेट परचेज किया उसके लिए कितनी अमाउंट पेमेंट की है। तो जितना भी आप उस एसेट के लिए पेड करते हैं तो उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी टाइम कि भी आपने उस एसेट को जो है कितने रुपए में परचेज किया था। अगर आप इसकी कॉस्ट के अंदर चेंज करते रहेंगे तो आप उसको जो है वेरीफाई करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना, जो भी परचेज डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप किसी भी ईयर में जाकर 10 साल बाद जाकर भी जो है आप उस एसेट्स की जो है प्राइस को वेरीफाई कर सकते हैं। द मार्केट वैल्यू बेसिस ऑन द अदर हैंड इज नॉट रिलायबल as the value of asset may change from time to time।
क्योंकि अगर यदि हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली उस एसेट की वैल्यू देखते हैं तो हर साल या कुछ टाइम के अकॉर्डिंगली जो है उस एसेट की वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। तो इसलिए आप जो है इसको मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली रिकॉर्डिंग नहीं करते, मेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन वन पीरियड टू अनदर पीरियड डिफिकल्ट। ठीक है ना। तो मार्केट वैल्यू जो है टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, तो इसलिए कंपैरिजन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है उसका एक लिमिटेशंस क्या आती है कि जो बिजनेस है उसमें जो है आपके हिडन प्रॉफिट हो जाते हैं। हिडन प्रॉफिट कैसे हो जाएंगे? क्योंकि जो वैल्यू है ऑफ एसेट है वो टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होती रहती है। अब वैल्यू इंक्रीज होने के कारण भी जो है इंक्रीज्ड वैल्यू से हम उस एसेट की वैल्यू अकाउंट्स में नहीं शो कर पाते, तो इस कारण से जो है बिजनेस के अंदर जो है हिडन प्रॉफिट आते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अकाउंटिंग का वो आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज द फाउंडेशन और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि ड्यूअल एस्पेक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग का जो है वो बेस है। बेस किस कारण से है? इट प्रोवाइड्स दैट द बेसिस फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट। कि ये जो भी आप बिजनेस की ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट्स में लिखते हैं उसके लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। किस तरीके से? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट एंड शुड बी देयर फॉर रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन बिजनेस में करते हैं उसका ड्यूअल इफेक्ट होता है और एक ट्रांजेक्शन को हम जो है दो जगह पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। जो ड्यूअल एस्पेक्ट है वो बेस है अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग के लिए जब भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जो भी आप ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर करते हैं उसका डबल इम्पैक्ट होता है, ड्यूअल इम्पैक्ट होता है, और एक ही ट्रांजेक्शन जो है वो दो जगह रिकॉर्डेड होती है। अगर यदि हम दूसरे वर्ड्स में बोलें कि एटलीस्ट टू अकाउंट शुड बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, यानी कि जब आप एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं वहां पर कम से कम जो है दो अकाउंट जो है इन्वॉल्व होते हैं। अगर भी हम एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं कि मिस्टर राम स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹10 लाख, 10 लाख रुपए लगाकर मिस्टर राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। द अमाउंट ऑफ मनी ब्रॉट बाय राम विल रिजल्ट इंक्रीज इन एसेट, यानी कि कैश लेके आया है, कैश एक बिजनेस के लिए एसेट होती है, तो इंक्रीज इन एसेट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, बाय द 10 लाख रुपीज। एट द सेम टाइम ओनर्स इक्विटी और कैपिटल विल आल्सो इंक्रीज विद द इक्वल अमाउंट, यानी कि 10 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट की है तो उससे उसकी जो है कैपिटल भी 10 लाख रुपए बढ़ जाएगी, और सेम दूसरी साइड में अगर यदि हम देखते हैं तो बिजनेस के अंदर एसेट भी बढ़ जाएगी 10 लाख रुपए से, क्योंकि बिजनेस के अंदर जो है वो कैश आ रहा है। तो यहाँ पर एक टाइम के अंदर जो है आपके दो अकाउंट इफेक्ट में आते हैं, एक तो आपका कैश अकाउंट इफेक्ट में आता है और एक आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो इफेक्ट में आते हैं। तो एक ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की जो है वो दो ड्यूअल जो है इफेक्ट होता है, दो अकाउंट जो है एक साथ इफेक्ट होते हैं उसमें। अब अगर यदि हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर यदि आप मान लीजिए फर्म जो है एक गुड्स परचेज करती है 10 लाख रुपीज का कैश में, 10 लाख रुपए का उसने गुड्स परचेज किया कैश में, तो इसका क्या इफेक्ट होता है? एक तो आपकी एसेट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपके पास बिजनेस के अंदर जो है गुड्स आते हैं तो आपकी गुड्स इंक्रीज हो जाएंगे। सेकंड, उसी तरीके से जो है आपका कैश जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के जो है वो दो इफेक्ट होते हैं। सेम इसी तरह से अगर यदि मान लीजिए 30 लाख रुपीज की कोई मशीनरी परचेज की है और वो क्रेडिट बेस के ऊपर की है, कैश बेसिस के ऊपर नहीं, क्रेडिट बेस के ऊपर की है, तो इस कारण से जो है 30 लाख रुपीज से तो आपका एसेट इंक्रीज हो जाएगा और सेम उसी तरीके से आपकी जो 30 लाख रुपीज से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो जो ड्यूअल इफेक्ट है, ड्यूअल इफेक्ट से क्या इंपैक्ट आता है कि ड्यूअल इफेक्ट जो है इट्स अ फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशंस को जो है एक्सप्रेस करता है। तो इसको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे कि जो एसेट्स होती हैं कंपनी की, टोटल जो भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लायबिलिटीज के साथ और कैपिटल के साथ। ठीक है, ये एक आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है कि जितने भी बिजनेस के पास एसेट्स होंगी उसका जो इक्वलिटी आएगी, उसमें जितना पैसा आएगा वो टोटल होगा कंपनी की या बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज हैं
और बिजनेस का जितना भी कैपिटल है, इन दोनों का जो है सम जो है बिजनेस के पास एसेट्स के रूप में होता है। अगर यदि दूसरे हम वर्ड्स में देखते हैं, जो आपकी इक्वेशंस है, इक्वेशन स्टेट दैट द एसेट ऑफ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर एंड द आउटसाइडर। ठीक है ना, कि जो भी आपकी बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं उसका जो टोटल होता है वो इक्वल होता है किसके साथ, कि ओनर्स की कैपिटल और जो आउटसाइडर की कैपिटल होती है उन दोनों के टोटल के साथ। इसके बाद आता है द टू फोल्ड इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी ड्यूली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो भी आप ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे उसका हमेशा जो है ड्यूअल इफेक्ट आएगा। ये वाला जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, इन फैक्ट द कॉन्सेप्ट फॉर्म द कोर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि इसी के बेसिस के ऊपर जो है आपकी डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो आपका फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर दैट द रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड इंक्लूड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। क्या मतलब हुआ कि जो रेवेन्यू है वो अकाउंटिंग में आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब उस रेवेन्यू को जो आप रियलाइज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर दैट द रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन इट इज रियलाइज्ड। क्लियर होगी बात ये? यानी कि जब ये आपकी रियलाइज होती है रेवेन्यू तभी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जो है वो एंटर होती है। अब यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टर्म एज ए रेवेन्यू में हम क्या कंसिडर करेंगे, और दूसरा जो आता है हम व्हेन द रेवेन्यू इज रियलाइज, यानी कि रेवेन्यू को हम कब रियलाइज मानेंगे। तो हम सबसे पहली पार्ट जो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम, यानी कि रेवेन्यू क्या है कि बिजनेस के अंदर जो कैश इनफ्लो होता है अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय एन एंटरप्राइजेस, यानी कि जो भी एंटरप्राइज के द्वारा गुड्स और सर्विसेज को जो है सेल किया जाता है। एंड सेकंड, जो एंटरप्राइज जो है अपने कुछ रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज करता है, कहाँ पर, इंटरेस्ट के लिए, रॉयल्टीज के लिए, या इन डिविडेंड्स जो है एंटरप्राइज को रिसीव्ड होता है। तो ये दोनों चीजें जो है आपके रेवेन्यू में आती हैं। एक तो जो सेल ऑफ गुड्स आएगा और उसके अलावा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये जो रिसीव्ड होती है एंटरप्राइज को, उनको भी जो हम है रेवेन्यू मानेंगे। सेकंड जो चीज आती है इसमें, रेवेन्यू इज अज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड, यानी कि रेवेन्यू हम कब मानेंगे रियलाइज्ड, कब उसको रियलाइज मानेंगे, व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस, यानी कि जब इससे रिलेटेड जो है लीगल राइट जो है वो अराइज हो जाता है। ठीक है, रेवेन्यू को हम उसी टाइम रियलाइज मानेंगे जब रेवेन्यू से रिलेटेड जो है लीगल राइट जो है वो अराइज हो जाता है। जैसे देखिए, द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड द सर्विस हैज बीन रेंडर्ड, यानी कि कब लीगल राइट अराइज होता है, जब आप किसी गुड्स को सेल कर देते हैं उस टाइम जो बायर है उसका लीगल राइट जो है वो अराइज हो जाता है। तो सेल के टाइम पे ही हम जो है उस गुड्स को जो है उस रेवेन्यू को जो है हम रियलाइज मानते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर यदि आप क्रेडिट सेल भी करते हैं, क्रेडिट सेल आर ट्रीटेड टू बी रेवेन्यू ऑन द डे ऑफ सेल, यानी कि जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो उसी दिन की वो सेल मानी जाती है, उसी दिन का रेवेन्यू माना जाता है, न कि जब आप उस बायर से जो है पैसा रिसीव करते हैं। ये चीज क्लियर होगी, क्योंकि बायर का जो है एट द टाइम ऑफ बाइंग जो है वो लीगल राइट जो है वो अराइज हो जाता है। तो इस कारण से जो क्या होता है कि जब आप क्रेडिट सेल भी करते हैं तो क्रेडिट सेल उसी दिन की रेवेन्यू मानी जाती है जिस दिन आप उसको सेल करते हैं। इसी तरीके से अगर यदि हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलते हैं, अदर इनकम जैसे कि रेंट, कमीशन एंड इंटरेस्ट, तो दीज आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द टाइम बेसिस। इनको हम टाइम के बेसिस के ऊपर जो है रेवेन्यू मानेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि रेंट ऑफ मार्च 2021 even if received in April 2021 will be
taken in the profit and loss of the year ending of 31st March 2021। यानी कि अगर यदि मान लीजिए आपको कोई रेंट रिसीव्ड हुआ है मार्च 2021 का और वो मान लीजिए आपको अप्रैल 2021 में रिसीव हुआ है, तो वो अप्रैल का रेंट नहीं माना जाएगा। अप्रैल की जो नेक्स्ट ईयर है यानी कि उसकी रेवेन्यू नहीं मानी जाएगी। उसको हम 31 मार्च 2021 में जो ईयर एंडेड होता है उसी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर दी रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, तो वो टाइम बेसिस के ऊपर जिस टाइमिंग से वो रिलेट करते हैं उसी टाइमिंग के ऊपर जो हम उसको रेवेन्यू रियलाइजेशन मानेंगे। हम एक चीज और देखते हैं यहाँ पर, अगर यदि मान लीजिए अप्रैल 2020 का कोई इंटरेस्ट था वो आपको मान लीजिए मार्च में मिल जाता है, तो जो ये इंटरेस्ट जो है वो आपका अप्रैल का था, ठीक है ना, और वो आपको मार्च में मिलता है, तो वो आपके मार्च जो 31 मार्च 2020 वाला जो ईयर है उसमें हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि ये वाला जो आपका मार्च 2021 में जो ईयर फिनिश होता है उस ईयर के अंदर जो है आपका इंटरेस्ट वो कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज। लेकिन इस जो नियम के जो है इस कॉन्सेप्ट्स में भी कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। एक्सेप्शंस किस कंडीशंस में आती हैं? अगर यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क नॉर्मली कई बार क्या होता है कि मोर देन 1 ईयर 2-3 ईयर्स के लिए जो है वो आपका चलता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट वर्क जिस ईयर के अंदर कंप्लीट होता है तो उतने ही पीरियड को वर्क को जो है हम रियलाइज मानेंगे, बाकी वर्क को हम जो है रियलाइज नहीं मानेंगे। इसी तरीके से अगर यदि आप सेल करते हैं हायर परचेज बेसिस के ऊपर, तो जितना अमाउंट कलेक्ट किया जाता है हायर परचेज सेल में तो उसी अमाउंट को जो है हम रियलाइज्ड मानेंगे, बाकी अमाउंट को हम रियलाइज नहीं मानेंगे। क्लियर हो गया अभी आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में हमने कैसे देखना इसको। इसके बाद जो आता है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस incurred during a particular period involves deduction of related expenses from the revenue earned during the period। यानी क्या कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस की जब आप कैलकुलेशंस करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उस पीरियड के अंदर जितना भी आपने रेवेन्यू कमाया है और उस पीरियड में जितना भी आपका एक्सपेंसेस होता है उन्हीं को हम जो है मैच करते हैं उसी पीरियड का। मतलब उस पीरियड से आगे का और पीछे का हम जो है रेवेन्यू उसके लिए कंसिडर नहीं करते। यानी कि जो भी साल मान लीजिए आपने प्रॉफिट आपका 2020-2021 के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 तक आपका जो है वो साल चलता है। हम 12 मंथ का पीरियड लेते हैं, तो इन 12 मंथ में जितनी आपने रेवेन्यू कमाई है और उस 12 मंथ में जितना आपने एक्सपेंसेस पेमेंट किया है तो सेम ही ईयर के रेवेन्यू और सेम ही ईयर के हम जो है एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं। इट मींस क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच विद द रेवेन्यू एक्सपेंसेस इनकर्ड, यानी जितना आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है और जितना आपने रेवेन्यू कमाया है उसी अकाउंटिंग पीरियड से वो मैच किए जाने चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है हम इसमें एक तो हमने जो है रेवेन्यू का तो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था, रेवेन्यू हमने किस तरीके से रियलाइज करनी है। इसके बाद हम एक्सपेंसेस को देखते हैं। जो एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट व्हेन कैश इज पेड बट व्हेन एन एसेट और सर्विसेज हैव बीन यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। यानी कि रेवेन्यू के बेसिस के ऊपर हमने रेवेन्यू वाला तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया था ना। रेवेन्यू में तो हमने क्या देखा था कि जब आप सेल करते हैं और जब आपके पास इनकम होती है तो जिस टाइम पीरियड से वो रिलेट करती है तभी हमने लेना है। अब इसमें हम एक्सपेंसेस में हम क्या देखते हैं कि एक्सपेंसेस में हम ये नहीं देखते कि हमने कैश की पेमेंट की है, ये चीज़ नहीं देखी जाती। हम उसमें ये देखते हैं कि उस एसेट का या सर्विस का हम कब यूज़ करते हैं जिससे कि वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट करें। उस टाइमिंग के लिए हम उस एसेट्स को या जो है आप अपने एक्सपेंसेस को जो है उस पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
expenses such as salaries, rent, insurance are recognized on the basis of period to which they relates, not when they are paid. यानी कि जिस टाइमिंग के लिए आपने उनसे सर्विसेज ली है उस टाइमिंग के वो खर्चे माने जाएंगे, न कि वो उस टाइमिंग के जब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब आप एसेट्स को परचेज करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन आप उस एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट इज डिवाइडेड ओवर द पीरियड ऑफ ड्यूरिंग विच एसेट इज यूज्ड। यानी कि जिस पीरियड के लिए उस एसेट को यूज किया गया है उसी पीरियड के लिए जो है आप उस एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। इसके अलावा आते हैं हम लोग जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी आप गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी हम कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं सेल्स रेवेन्यू के साथ। यानी कि जो आपने सेल की है, कई बार क्या होता है कि जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेल नहीं हो पाता। मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट्स आपने आउटपुट किया है, ठीक है, तो ये तो आ गया आपका टोटल आउटपुट गुड्स का आ गया, और आपने सेल किया है 8,000 गुड्स, 8,000 यूनिट्स का, तो यहाँ पर जो है डिफरेंस आ गया ना 2,000 यूनिट्स का। तो हमने मैच करना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब उतनी ही 8,000 ही यूनिट्स की हम जो है कॉस्ट कैलकुलेट करें, क्योंकि हमने उस साल जो है 8,000 यूनिट जो है सेल की है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, while ascertaining the profit and loss of accounting year, we should not take cost of all goods purchased or produced during the year that period, but consider only the cost of goods sold that have been sold during the year। मतलब कि जितना हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसको मैच करेंगे हम सेल के साथ, ठीक है, पूरी की पूरी हम इसमें कंसिडर नहीं करते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस पर्पज द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और परचेज्ड। यानी कि जितना आपका जो गुड्स जो है वो अनसोल्ड रह जाएगा उसकी वैल्यू हम जो है जितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है उससे हम उसको लेस कर देंगे। मतलब जैसे 10,000 यूनिट आपने प्रोड्यूस की है तो उसमें से 2,000 जो है आप लेस कर देंगे जितना भी उसकी वैल्यू थी, तो रिमेनिंग 8,000 जो बच जाएगा आउटपुट उसको जो है हम 8,000 सेल से जो है वो मैच कर देंगे। तो इस कारण से मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट दस इंप्लाइज दैट द ऑल रेवेन्यू अर्न्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड whether received during the year or not, यानी कि उस साल आपको मिले या न मिले वो अमाउंट, एंड all the cost incurred whether paid during the year or not, यानी कि पेमेंट करते हैं चाहे आप नहीं करते हैं, should be taken into account while ascertaining profit and loss for that year। यानी कि उस साल का लाभ कमाने के लिए आपने रेवेन्यू एंड कॉस्ट का जो है वो मैच करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी रिक्वायर दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर। यानी कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है आप जब रिकॉर्ड करेंगे उनको एक ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ अकाउंटेंट एंड अदर्स। यानी कि उसमें कोई जो है पक्षपात बायसनेस नहीं होनी चाहिए। विदाउट बायसनेस आप जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल व्हेन ईच ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट और वाउचर। यानी कि ये तभी पॉसिबल है कि जब जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग बुक्स में तो वो किसी ना किसी डॉक्यूमेंट से या वाउचर से जो है वेरीफाई होना चाहिए। मान लीजिए आपने कोई मटेरियल परचेज किया है कैश में, तो आपके पास उसकी कैश रिसिप्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने कोई भी अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजेक्शंस की है उसके लिए आपके पास एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो, उसके लिए आपके पास वाउचर होना चाहिए, राइट। सिमिलरली द रिसिप्ट ऑफ एन अमाउंट पेड एंड परचेज ऑफ मशीन बिकम द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द कॉस्ट ऑफ मशीन। यानी कि आपने कोई मशीन परचेज की है तो उसके लिए आपके पास उस मशीन का जो है आपके पास वाउचर है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो आप उसमें कंसिडर करेंगे। अब ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कब आपका प्रूव होता है, द रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट एज ए बेसिस फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। क्योंकि जब आप हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस को, तभी आपकी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आपके पास कोई ना कोई वेरीफाइएबल
डॉक्यूमेंट्स होता है। As stated above, the cost actually paid for the asset can be verified from the document, but it is very difficult to ascertain the market value of an asset actually until it is actually sold। ठीक है ना, ये बात तो हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम इसको हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करने का आपके कारण क्या होता है कि आप उसकी मार्केट वैल्यू को आप टाइम टू टाइम जो है नहीं डिटरमाइन कर पाते। ये तभी पॉसिबल है जब आप उस एसेट को सेल करते हैं। तो मार्केट वैल्यू भी आपकी वेरी करती है इसमें, और मार्केट वैल्यू जो है पर्सन टू पर्सन भी जो है वेरी करती है। तो इसलिए क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी मेंटेन्ड इफ सच वैल्यू इज अडॉप्टेड फॉर द अकाउंटिंग पर्पसेस। अगर यदि आप जो है मार्केट वैल्यू को अडॉप्ट करोगे तो आपके ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग में एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। हमने सारे के सारे जो है कॉन्सेप्ट्स जो है कवर कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग जो है कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, आप अपनी वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।